मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अर्थिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, इस क्लास में हम कंडक्टर्स के कुछ और एस्पेक्ट के बारे में सीखेंगे चीज़ों को और उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द are always perpendicular to the conducting surface। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को नोट करिए और एक बार खुद से प्रूफ करने की कोशिश करो। अभी तक जितने भी एक्सप्रेशन आप जानते हो उसके थ्रू आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर ये कंडक्टर इस तरीके से, इसको आप चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो या तो इसके ऊपर कोई चार्ज दे दो। ठीक है, दोनों ही केसेज में ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इस तरीके से जाए, मतलब थीटा एंगल बनाते हुए। ये चीज प्रूफ करना है आपको। ठीक, चलो एक बार खुद से ट्राई कर लो। चलो मैं अब आता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो ध्यान से सुनो कि क्या लॉजिक दे रहा हूं मैं इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। सबसे पहला लॉजिक कि आप अभी तक जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? घटता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। अब सोचो कि एक कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कंडक्टर के अक्रॉस तो होगा क्या उससे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर जाएगा और चार्ज फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर कोई भी अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो, ठीक है, तो वहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कभी भी इस तरीके से इस वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आ जाएगा ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ गया ई साइन थीटा। ठीक है, अब अगर कोई कंडक्टर के सरफेस पे डी आर लेंथ ट्रेवल करता है, अगर मान लो डी आर लेंथ मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना? ई कॉस थीटा सरफेस के अलॉन्ग। तो अगर सरफेस के अलॉन्ग डी आर लेंथ अगर ये चलें तो इसका मतलब कि इस डी आर लेंथ के चलने में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और मेटल के सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जिस्ट कर गया तो चार्ज फ्लो कर जाएगा। बच्चा, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट मेटल के सरफेस के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? इसको देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये इक्वेशन आप जानते होंगे कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ा होगा। ठीक, अब इसका यूज करता हूं मैं। देखो अब क्योंकि मेटल जो होता है आइसोलेटेड मेटल बॉडी behaves as equipotential surface। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आ सकता। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो dv की वैल्यू बताओ बच्चा कितना होगा? 0। तो dv की वैल्यू 0, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, इसका मतलब 0 इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक है, अब सोचो ये कंडक्टर का कोई सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं, हो तो सकता नहीं है, ये थीटा है। तो अगर मान लो ये पॉइंट ए है और यहां से डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट कराते हुए आप पॉइंट बी तक आए। ठीक, तो अगर पॉइंट बी तक आए तो डी आर की वैल्यू कितनी होगी? ए बी की लेंथ। ठीक, तो उसको जरा रखते हैं वैल्यू। देखो तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू डीवी की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू ई डॉट डी आर को हम लिख रहे हैं मॉड डी आर कॉस
थीटा। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर ये बॉडी जो कंडक्टर मैंने लिया था वो चार्ज्ड है, ठीक है, चार्ज्ड है या फिर उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा गया है, तो या तो ये देखो तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, डी आर जीरो नहीं है, तो कंडीशन क्या है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे या तो कॉस थीटा जीरो रहे। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर जो रखा गया है वो एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन में रखा गया है, आसपास कोई चार्ज का सोर्स ही नहीं है, कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा कॉस थीटा जीरो होने का मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इफ मॉड ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो, तो कॉस थीटा जीरो होने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू डी आर, और डी आर हम कहाँ पे मूव किए थे, मेटल के सरफेस पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा मेटल के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? तो इस चीज को लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटेलिक सरफेस। ठीक है, चाहे वो एंटर करे चाहे वो एग्जिट करें, उनको परपेंडिकुलर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके डायरेक्ट उसके साथ कुछ भी एंगल और बनाते हैं 90 डिग्री के अलावा सरफेस के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एग्जिस्ट कर जाएगा सरफेस के लॉन्ग, और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और मेटल के सरफेस पे कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता। पूरा का पूरा मेटल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको नोट कर लो पूरा। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का के अंदर मेटल को प्लेस करके देखते हैं क्या होगा। तो देखो, अगर मान लो कि हम क्या करते हैं कि एक प्लेट है, ठीक, इस प्लेट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो होगा क्या, ये आप इलेक्ट्रोस्टैट जो कंडक्टर था उसके पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ जाएगा। भाई इसके अंदर मेटल है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ जाएंगे इस कंडक्टर के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे इस साइड। ठीक, तो मेटल के अंदर देखा जाए तो नेट फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि मेटल के अंदर एक्सटर्नल फील्ड है इधर की तरफ, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं ये खुद का फील्ड इधर की तरफ देंगे, और नेट फील्ड मेटल के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो इसका मतलब कि इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। तो उसके अलावा अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, परपेंडिकुलरली मेटल के सरफेस पे होना चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे इस टाइप से, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है 90 डिग्री पे एंटर कर रही है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश कर जा रहा है और फिर बाहर एग्जिट भी कर रहा है तो 90 डिग्री पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस रॉड के लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये जो एक क्वेश्चन लिखा था उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, उसके बाद ही एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इसको। ठीक, अच्छा, अगर मान लो कि इस रॉड को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है, बेंड नहीं, रोटेट कर दिया कुछ ऐसे। ठीक, तो अगर मान लो कि इस रॉड को रोटेट कर दिया, अब क्या होगा, अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगे, तो देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है भाई, कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कि अगर उसको मेटल को पास करना है, मेटल के अंदर जाना है तो 90 डिग्री पे एंटर करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वही यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद वो बेंड करके मेटल के अंदर एंटर कितने डिग्री पे करेंगी, 90 डिग्री पे। तो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से एग्जिट करते समय भी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ही एग्जिट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखा जाए तो ये इनका शेप होगा। ये बेंड आखिर में आ किस वजह से रहा है,
इसके अंदर जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसकी वजह से ये बेंड्स आ, और इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा इस कंडक्टर की वजह से। ठीक, तो यहां पे हर जगह एंगल कितना 90 डिग्री, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक, अगर मान लो किसी रैंडम शेप का, ये एक एग्जांपल बना लेना ये दोनों। ठीक है, अगर मान लो कि रैंडम शेप का हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते, मतलब एक कंडक्टर रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 90 डिग्री पे एंटर करेंगी और फिर 90 डिग्री पे ही एग्जिट करेंगी, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब कि जैसे मान लो कि एक रैंडम शेप का हमने एक कंडक्टर बना लिया ऐसा। ठीक है, अब इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। अब सोचिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, अंदर नेट फील्ड जो होगा अंदर वो 0 हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे जहाँ पे भी बेंड होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बेंड कराइए और 90 डिग्री पे एंटर कराइए ऐसे। तो 90 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 90 डिग्री पे एग्जिट करेगा। ठीक, अब एंटर करेगा, एग्जिट करने की बारी आए तो एग्जिट भी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से 90 डिग्री पे ही एग्जिट होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर की होंगी, जो रैंडम शेप का अगर आप कंडक्टर रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में। तो क्लियर है बात। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन नोट करो। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर गिवन केसेस। देखो, अब डिफरेंट केसेस में दे रहा हूं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करिए। अभी तक पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया जा चुका है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है उनकी, साथ में कंडक्टर्स भी आपको पूरे कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं। ठीक है, पहला पार्ट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके नीचे एक प्लेट को रख दिया गया, कंडक्टिंग प्लेट को। ठीक है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको बनाना है। ठीक है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। मैं अब सॉल्व करता हूं। देखो, अगर ये पॉजिटिव, मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट नहीं होता, तो कंडक्टिंग प्लेट नहीं होता तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती वो इस तरीके से जाती, इस तरीके से बाहर रेडियली जाती। ठीक है, और अगर रेडियली जाती तो इस सरफेस को कितने एंगल पे, कुछ ना कुछ एंगल पे क्रॉस करती ना। ठीक, अब यहां पे मेटल के आने की वजह से क्या हुआ, मेटल के आने की वजह से क्या हुआ कि यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां इस मेटल में नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो नेगेटिव चार्जेस आ गए, इसका मतलब अब क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का उन नेगेटिव चार्जेस में जाके कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और आप खुद से सोचो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए। ये तो 90 डिग्री पे गया मेटल सरफेस के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला फील्ड लाइन आएगा तो ये भी 90 डिग्री पे एंटर किया, ये भी 90 डिग्री पे एंटर किया। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो सब इस तरीके से परपेंडिकुलरली यहाँ पे एंटर करने चाहिए, और बाकी का अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो भी कुछ ना कुछ बेंड करेगा ही। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इस सिस्टम के। ठीक है, तो कंडक्टिंग प्लेट के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हो गए वो मेटल के सरफेस पे 90 डिग्री पे एंटर करेंगे। ठीक,
ये पहला केस हो गया। दूसरा केस देता हूं, उसको ड्रॉ करिए। मान लीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है +Q, और यहां पे हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर को रख दिया। कंडक्टिंग स्फीयर, इसका एक बार आप ड्रॉ करो कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, देखा जाए तो यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे। ठीक है, और इधर चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिव। ठीक, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होना है। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो 90 डिग्री पे जाके एंटर किया। उसी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 90 डिग्री पे एंटर किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 90 डिग्री पे एंटर किया। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस स्फीयर के ऊपर इंड्यूस हुए हैं, उनके अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जाके एंटर कर रही है। साथ में जो इधर की तरफ फील्ड जाता, अगर ये स्फीयर नहीं रहता, वो भी कुछ इधर की तरफ बेंड होंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये तो बात होगी इस नेगेटिव चार्ज की तरफ की। इस पॉजिटिव चार्ज से फिर क्या होगा, ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप करेगा, जो कि मेटल को 90 डिग्री पे बाहर निकलेंगे मेटल के सरफेस से। ठीक है, तो ये खुद पॉजिटिव चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डेवलप कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। देखो, सारी प्रॉपर्टीज को हमने फॉलो किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है। यहाँ पे अलग पॉजिटिव चार्ज था तो इन्होंने अपना अलग, मतलब ये स्फीयर पूरा का पूरा कैसा था, न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल था, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्जेस जितने हैं उतने ही ये पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हुई, पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बात का और ध्यान देना है कि हर जगह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, भले यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, 90 डिग्री। ठीक है, तो हर जगह नॉर्मली ये सरफेस को एंटर करेंगी और एग्जिट भी नॉर्मली करेंगे। ठीक है, चलो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट तुम लोग के लिए है। ठीक है, थर्ड पार्ट सॉल्व करो। यही सेम केस है, अंतर थोड़ा सा ये है कि अब यहां पे इस स्फीयर को मैं अर्थिंग कर देता हूं इसका। तो अर्थिंग करने के बाद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप रहेगा। ठीक है, सेम कंडक्टर है, इसकी अर्थिंग कर दी जाती है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज +Q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए कैसा होगा। देखो, सोच लिए, यहां पे इस +Q की वजह से ये जो स्फीयर है वो कैसे पोटेंशियल पाएगा, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए अर्थ अपने में से नेगेटिव चार्ज निकाल के इसके ऊपर दे देगा। इसका मतलब कि ये जो स्फीयर है उसका नेट चार्ज बताओ कैसा, नेगेटिव। ठीक है, तो नेट चार्ज नेगेटिव, इसका मतलब कि यहां पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, इधर भी नेगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, अगर ये +Q बहुत ज्यादा है। अब देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकला, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से फील्ड लाइन निकल के सरफेस के अंदर नॉर्मली एंटर करेगा। ठीक है, इधर भी निकलने वाली फील्ड लाइन थोड़ा सा बेंड करेंगे इधर की तरफ।
अब इसके बाद सोचो, अभी तक पिछले वाले केस में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आए थे, इस वजह से यहाँ पे फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी। लेकिन इस वाले केस में इस स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब इस बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी। पिछले वाले केस से यही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अर्थिंग भी बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको कट मिलेगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इस सिस्टम के कारण। समझ में आ गई बात, ठीक है। सॉरी, एक गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो अंदर की तरफ आएगा, गलती से एरो बाहर की तरफ बन गया। ध्यान था अर्थिंग पे कि अर्थिंग पे कट ना हो। चलो इस टाइप का रहेगा। तो देखो पॉजिटिव से चार्ज निकला, नेगेटिव में गया है, यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इसका। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी कंडक्टर होगा उससे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं हो सकता कि 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बनाए, ठीक है। यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री के बराबर, ठीक। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इसमें उस चीज को जरा जान लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इवन आप जानते भी होंगे, भले अभी तक इसका नाम नहीं यूज किया गया है। इसके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको पहले सॉल्व करो, उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक शेल है जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो मटेरियल है ये भरा हुआ है, ठीक है। अंदर ये कैविटी है स्फेरिकल, ठीक। तो ये पूरा सॉलिड पोर्शन है ये, ठीक है। यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, प्लस क्यू चार्ज, ठीक। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये रेडियस ए के बराबर, ये रेडियस बी के बराबर बोल देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए, पहला पार्ट, दूसरा आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी, और तीसरा पार्ट आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी के बराबर, ठीक है। अब यहां पे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से लिख डालो सारे इक्वेशन जो भी हैं। थोड़ा सा डायग्राम को मैं अच्छा बना रहा हूं क्योंकि ये जो बीच में सॉलिड पार्ट में शो कर रहा था इतने लाइन से, उसको मैं हटाने वाला हूं। देखो ये अंदर का सरफेस है, प्लस क्यू चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, और फिर उसके बाद यहां पे ये बाहरी सरफेस, मतलब ये पूरा पोर्शन जो है वो मेटल का है, ठीक है। चलो अब यहां पे सोचो कि कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो इस शेल के, मतलब इस शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो बताओ अंदर के सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, अंदर के सरफेस पे आएगा माइनस क्यू, इस तरीके से। और ये चार्ज अगर मान लो ये प्लस क्यू सिमेट्रिक एकदम सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्या ये चार्ज जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो पूरा सिमेट्रिकली होगा, तो ये माइनस क्यू चार्ज आ गया यहाँ पे। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज क्यों आया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लें मेटल के अंदर, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होना है 0 के बराबर, तो E डॉट ds 0, इसका मतलब Q in भी 0। समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ पे अगर मैं गॉसियन सरफेस ले लूं इस तरीके से, तो इस गॉसियन सरफेस का E डॉट ds करें तो कितना आएगा, इस गॉसियन सरफेस का E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल आएगा 0। इसका मतलब Q in जो है वो होना चाहिए 0 के बराबर। तो भाई सेंटर में तो एक प्लस क्यू चार्ज 100% रखा हुआ है, इसका मतलब और भी माइनस क्यू कहीं ना कहीं होना चाहिए, सो दैट Q in इज इक्वल टू 0। तो प्लस क्यू यहां पे है, तो इसका मतलब कि अंदर के सरफेस पे कितना चार्ज, माइनस क्यू के बराबर। और सिमेट्री के हिसाब से आप कह सकते हो कि ये चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है बात, ठीक। चलो अब उसके बाद फिर आते हैं, तो ये जो स्फेयर था सॉलिड का, ये तो पूरा न्यूट्रल था।
अब न्यूट्रल था, अब अंदर के सरफेस पे आ चुका है माइनस क्यू चार्ज, मतलब बाहर के सरफेस पे बता बच्चा कितना चार्ज, प्लस क्यू के बराबर, तभी तो ये पूरा न्यूट्रल बनेगा। तो इसका मतलब बाहरी सरफेस पे इसके कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू के बराबर। तो ये जो मेटल का शेल है उसका ऊपर नेट चार्ज कितना, 0। क्या ये दो शेल है या एक ही शेल है, एक ही शेल है जिसका थिकनेस कितना है, b माइनस ए के बराबर। ये a रेडियस है और ये b रेडियस था, ठीक है। तो यहां पे जो रेडियस दिया हुआ था ये था a और ये था b के बराबर, ठीक है। तो b माइनस ए एरिया जो है वो पूरा सॉलिड है, ठीक। अब आते हैं, देखो तो ये बात निकल गई कि अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू, बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू के बराबर। बहुत अच्छा। अब आओ देखो, अगर हम रेडियस लेस देन ए पे बात करें तो मतलब यहां के किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो देखो इस माइनस क्यू के कारण कितना फील्ड आएगा, 0, क्योंकि एक शेल के कारण चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अंदर फील्ड कितना आता है, 0। अच्छा, इस प्लस क्यू के कारण, बाहर वाले के कारण, वो भी 0, मतलब कि ये माइनस क्यू कोई फील्ड नहीं दिया, ये प्लस क्यू कोई फील्ड नहीं दिया, बस किसका फील्ड मिलेगा, इस पॉजिटिव चार्ज का। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले पार्ट का आंसर बोलो कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर है जिस पॉइंट की भी दूरी सेंटर से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट है आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मतलब कि वो दूसरा पॉइंट है कहां पे, कुछ यहां पे मान लो, ठीक है। तो यहां पे मानते हैं, तो यहां पे देखो, सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, तो ये पॉइंट P है, तो P पे बाहर वाले चार्ज के कारण कितना फील्ड, 0। तो बाहर वाले चार्ज के कारण फील्ड हुआ 0। अब आते हैं नेट फील्ड, बताओ कितना, नेट फील्ड भी 0, क्योंकि P पॉइंट जो है वो मेटल के अंदर है, इसका मतलब यहां पे फील्ड होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। तो P पॉइंट पे फील्ड नेट 0 के बराबर। अच्छा, यहां पे जो फील्ड 0 बना है, बाहर वाले चार्ज का फील्ड 0, क्योंकि शेल के अंदर फील्ड 0 होता है, तो इस बाहर चार्ज ने कोई फील्ड नहीं दिया। अब सोचो, इस पॉजिटिव चार्ज ने जितना फील्ड ये बाहर की तरफ देगा उतना ही ये नेगेटिव वाला चार्ज अंदर की तरफ फील्ड देगा। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो ये डिस्टेंस x के बराबर है, ठीक है, तो ये x के बराबर है अगर इस पॉइंट P की दूरी, तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना फील्ड देगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये नेगेटिव चार्ज वाला शेल कितना फील्ड देगा, माइनस के क्यू बाई एक्स, इसको माइनस मतलब इधर की तरफ, तो नेट फील्ड कितना, 0। मतलब ये कि आप देखो, इस एग्जाम्पल से मैं आपको एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही इससे हम बाहर आते हैं, ठीक है, मतलब A से बाहर, जैसे ही A रेडियस से बाहर आएंगे, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज एक दूसरे के अस्तित्व का जो प्रूफ है, मतलब कि आप सोचो यहां पे हम फील्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना फील्ड दे रहा है और ये नेगेटिव चार्ज जितना फील्ड दे रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब जैसे ही कोई बाहर इस A रेडियस से बाहर आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई चार्ज भी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हर जगह फील्ड क्या है, 0, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब कि यहां पे सेकंड पार्ट का फील्ड कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अच्छा, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है अपना, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ध्यान देना, तो इसका मतलब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब सरफेस के बाहर आ गए, मतलब कि मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम आ गए। तो इस पॉइंट पे बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड बाहर की तरफ, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण फील्ड अंदर की तरफ, मतलब यहां पे भी इन दोनों चार्जेस के कारण फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर गए, ठीक है। तो आप देखो, अंदर जो था फील्ड वो पूरा 0 था, क्योंकि इसके कारण कोई फील्ड मिल नहीं रहा था और इन दोनों का फील्ड कैंसिल कर जा रहा था। बाहर भी देखें तो बाहर भी इन दोनों का फील्ड कैंसिल कर जा रहा है, मात्र किसका फील्ड मिल रहा है, इस बाहर वाले सरफेस का फील्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर बाहर वाले पॉइंट पर हम फील्ड देखें तो बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के टाइम्स क्यू, ठीक है। तो के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्यू कौन सा है, ये वाला क्यू है या ये वाला क्यू है या ये वाला क्यू है, तो सबसे बाहर वाला क्यू। भले इन तीनों की वैल्यू बराबर है तो क्या हुआ, लेकिन सबसे बाहर वाले चार्ज, मतलब बाहर का फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबसे बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे,
बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि अंदर वाले जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर दे रहे हैं ए रेडियस के बाद ही। ठीक है, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि ए रेडियस के बाद इनका कोई फील्ड का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो जरा एक बार क्या करो, इनका फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो कि इसका फील्ड लाइन कैसा होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इनका फील्ड लाइन ड्रॉ करो, कैसा होगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने लिखवा दिया, तुम लोग खुद से अपने से इनका फील्ड लाइन ड्रॉ करो कि फील्ड लाइन इसका कैसा दिखेगा। देखो सारी पुरानी चीजें अभी यूज हो रही हैं इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जो लोग नहीं रिवाइज किए हुए हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, वो प्लीज जाके पहले के क्लासेस को रिवाइज करके तब जाके फिर आगे का स्टार्ट करें। देखो पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ था, नेगेटिव चार्ज पूरा आ चुका है इस अंदर के सरफेस पे। ठीक है, तो यहां पे प्लस क्यू, तो यहां पे ठीक उतना माइनस क्यू। अच्छा, फिर बाहर सरफेस पे कितना प्लस क्यू आ चुका है। तो अगर इसका फील्ड लाइन हम ड्रॉ करें तो फील्ड लाइन कुछ ऐसा होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव चार्ज जो इस अंदर के सरफेस पे डेवलप हुए हैं वहां पे जाके फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जा रही है। मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का अस्तित्व कहां तक, मात्र यहां तक। ठीक, अब आते हैं बाहर के सरफेस। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पूरा जीरो इस मटेरियल के अंदर। तो अब इस सरफेस के बाहर बात करें तो बाहर जो होगा इस सरफेस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होगा वो इस तरीके से होगा। ऐसा। ठीक है, तो ये बताओ बाहर वाले सरफेस पे फील्ड कैसी हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जब किसी भी आप एक सॉलिड कंडक्टर को चाहे हॉलो कंडक्टर को कुछ भी चार्ज देते हो तो वो चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। कब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब आसपास कोई दूसरा चार्ज होगा। जैसे अगर आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लो इस कंडक्टर के आसपास आपने प्लस क्यू चार्ज दिया और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज और रखा हुआ है, तो माइनस क्यू क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करके इधर इंटेंसिटी ज्यादा करवा लेगा और इधर इंटेंसिटी कम रहेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। अगर मान लो यही होता कि ये कंडक्टर था, इसके ऊपर आप प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो और यहाँ पे भी बाहर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्जेस इधर ज्यादा हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्जेस बहुत कम रहेंगे, या हो सकता है ना भी हो, पूरे के पूरे पॉजिटिव रिपेल होके इधर ही आ जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस टाइप की चीजें नॉन यूनिफॉर्म कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब बाहर कोई एक्सटर्नल फील्ड रहे या फिर एक्सटर्नल चार्ज रहे, तभी जाके वो जो चार्ज होगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट केस, लिखो इसी के आगे, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस if central positive charge is shifted from the center। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करके अंदर ही रख रहे हैं, बस कहीं और शिफ्ट कर दें, मान लो इधर रख दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इज शिफ्टेड फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरा खुद से एक बार ड्रॉ कर लो कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए। ये जिसने एक बार में सही कर दिया वो समझ जाओ कि वो इस समय ये मान सकते हैं कि वो इस समय कंडक्टर के सारे कॉन्सेप्ट सीख चुका है। इसको बहुत ध्यान लगा के सारे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करते हुए आपको इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए पूरी मेहनत कर लो पहले सॉल्यूशन देखने से पहले, उसके बाद ही आप ये सॉल्यूशन देखिएगा। देखो अगर मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को हमने सेंटर से शिफ्ट करके यहां पे रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड निकाल रहा है
वो फील्ड अब क्या कुछ ऐसे जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यही था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होनी चाहिए वो हमेशा सरफेस को 90 डिग्री पे एंटर करनी चाहिए। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, इस टाइप से होगा। साथ में क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस से ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे और इधर कम नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे। लेकिन अभी भी अगर ये Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे जो अंदर के सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं उनका अभी भी टोटल मैग्नीट्यूड कितना, तो अभी भी टोटल मैग्नीट्यूड उनका होगा Q के बराबर। क्योंकि अगर आप एक गॉसियन सरफेस लेते हो मेटल के अंदर तो E डॉट ds कितना 0, इसका मतलब Q इन भी 0 आना चाहिए। तो ये प्लस Q है तो इस नेगेटिव का भी समेशन कितना होना चाहिए, माइनस Q के बराबर। तो अगर आप इसको सेंटर से डिस्प्लेस करते हो तो अभी भी यहाँ पे नेट चार्ज कितना, माइनस Q। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मेटल के अंदर इन दोनों का मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का और इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कितना आ रहा था, 0। मतलब कि अभी भी जब आपने पॉजिटिव से इसको शिफ्ट किया है तो इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के कारण क्या हुआ, यहाँ पे नेट फील्ड कितना हुआ, 0 के बराबर, ठीक है। तो आप सोचो कि इस पॉजिटिव चार्ज का कोई इंफ्लुएंस इस बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज पे नहीं जा रहा था ना। मतलब कि जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ था तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ऐसे, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों थे, क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी पे जाना चाह रहे थे भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम दूरी पे जाना चाह रहे थे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पूरे स्फीयर पे। क्या इस बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को पता था कि कोई चार्ज अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैं बात कर रहा हूं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज कुछ भी फील कर पा रहा था कि अंदर कुछ चार्जेस हैं, नहीं। क्यों नहीं फील कर पा रहा था बच्चा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो कोई भी फील्ड लाइन बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन ये पॉजिटिव चार्ज निकाल रहा था वो सारा नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जा रहा था, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर तो आप थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, ठीक है, अगर मान लो यहां से उठा के आपने सेंटर से डिस्प्लेस करके यहां पे रख दिया तो अभी भी क्या होगा, ये अंदर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ताकि मेटल के अभी भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहे, 0 के बराबर। और इस बाहर वाले चार्जेस को अभी भी नहीं पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर से हट चुका है। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आई ही नहीं, तो इनके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगा। फोर्स नहीं लगा तो इनका जो पोजीशन है वो भी चेंज नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं किया। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस वजह से आप देखो कि अगर इस पॉजिटिव को शिफ्ट किया तो अभी भी बाहर का चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चा, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी एकदम जैसा पहले था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से वैसा ही अभी भी होगा, ठीक है। एक चीज देखो कितनी फील्ड लाइन हमने यहां ड्रॉ की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब अभी भी फील्ड लाइन कितनी होनी चाहिए, 12 के बराबर, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज से बाहर निकाल लो तो दूसरे प्लस क्यू चार्ज से भी 12 ही फील्ड लाइन निकलनी चाहिए। कोई बात नहीं, सही है, कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 फील्ड लाइन बना दे, हो गया जाएगा 12। देखो तो ये फील्ड लाइन इस तरीके से इसकी होंगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होगा, ठीक। तो देखो ऐसा बोला जाता है कि जो मेटालिक शेल होता है ना, ये क्या करता है कि जो भी रीजन है इसको 2 पार्ट में बांट देता है, 2 अलग अलग दुनिया बना देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से। मतलब ये कि देखो इस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर से शिफ्ट किया, क्या उसका कोई भी असर बाहर आया, नहीं। मतलब ये कि अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रखा होता बाहर, ठीक है, मान लो प्लस क्यू चार्ज बाहर ले आते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस करता अंदर की तरफ तो क्या उसकी वजह से यहाँ का कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलता, नहीं।
तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलता तो इस चार्ज को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि जो मेटेलिक शेल होता है वो जो भी अंदर का रीजन और बाहर का रीजन दो अलग अलग दुनिया हो जाती हैं, जिसमें ये नहीं पता चल पाता कि अंदर की दुनिया में कोई भी चेंज होगा चार्ज का तो बाहर की दुनिया को नहीं पता चलेगा, और बाहर की दुनिया में कोई भी चेंज होगा तो वो शेल के अंदर वाली दुनिया में उसकी खबर नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखिए इसका एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं जिससे थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो, अगर मान लो कि क्या होता कि इसको नोट मत करना, बस यही एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, बाकी आपसे यही पूछा जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक केस दे रहा हूं, जैसे कि यही केस ये शेल हो गया। अब क्या है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू, या फिर मान लो वहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है वहां से। ठीक है, यहां पे एक चार्ज रखा गया है। अब क्या होगा, इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकलेंगी ऐसे, और अंदर वाले सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज कैसे इंड्यूस होंगे, नेगेटिव। और वो क्या चार्ज, क्योंकि ये सेंटर पर रखा हुआ है तो क्या ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस क्यू के बराबर, अगर ये सेंटर पे प्लस क्यू रखा हुआ है तो ये शेल जो था अगर न्यूट्रल था तो बाहर के सरफेस पर नेट चार्ज कितना आना है, प्लस क्यू। ठीक, अच्छा अभी इस प्लस क्यू के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, अभी वही पुराना वाला ये कि यहां पे बताओ इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव के कारण फील्ड कितना होना चाहिए, 0। ठीक, अच्छा अभी क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ था, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण भी फील्ड यहां पे 0, भाई होना भी चाहिए मेटल के अंदर 0। अब सोचो यहां पे अगर मैं एक पॉजिटिव एक्सटर्नल चार्ज लेके आता हूं प्लस क्यू, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये प्लस क्यू चार्ज किसको अफेक्ट करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस बाहर वाले सरफेस के चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये अपना फील्ड निकालेगा। सोचो यहां पे इन दोनों चार्ज के कारण यहां पे फील्ड कितना, 0, लेकिन ये चार्ज और ये चार्ज मिलके अगर मान लो ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बाहर वाला चार्ज, तो ये चार्ज अपना फील्ड इधर की तरफ दे देगा, और जिसकी वजह से नेट फील्ड आ जाएगा मेटल के अंदर जो आ नहीं सकता। इसका मतलब कि जैसे ही ये चार्ज आएगा, ये प्लस स्मॉल क्यू, वैसे ही ये सरफेस वाला चार्ज क्या करेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बदल के इधर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से ताकि ऐसा हो सके कि यहाँ पे नेट फील्ड अभी भी 0 हो। अब सोचो इस पॉजिटिव चार्ज को आप कहीं पे भी मूव कराओ, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लेके आओ, तो चार्ज फिर क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएंगे, इधर कम आ जाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे मेटल के अंदर नेट फील्ड कितना रहेगा, 0। और यहाँ पे चार्ज आप मूव कराते रहो इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस अंदर के चार्ज को। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा अगर यहां पे आप बाहर इसको फिक्स कर दीजिए और अंदर वाले चार्ज को इधर उधर मूव करिए, तो ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा, ये वाला नहीं चेंज करेगा, बाहर वाला। ठीक है, अगर बाहर वाले चार्ज को अंदर वाले को फिक्स रखो, बाहर वाले चार्ज को इधर उधर मूव करो, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगा, बस बाहर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा ताकि अंदर फील्ड 0 हो सके। समझ में आई बात? तो ये जो है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बाहर की दुनिया है, जो शेल के बाहर की दुनिया, ठीक है, मतलब कि बाहर का सरफेस और बाहर का चार्ज, उनको कोई फर्क नहीं, वो कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगा। अच्छा, अंदर आप कोई चेंज अगर करेंगे तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मतलब कि अगर मान लो कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब, जैसे मान लो कि ये कोई, अच्छा ये मैंने स्फेरिकल का केस लिया, अगर कोई रैंडम शेप का भी कंडक्टर होगा ना तो उसके अंदर भी ये बात तो पूरी तरीके से सत्य होगी। तो अगर मान लो कि ये अंदर कैविटी है, ये पूरा मेटल है, ठीक है, यहां पे मैं प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं, तो क्या इसकी वजह से इसके अंदर फील्ड आ जाएगा? नहीं, यहाँ पे फील्ड 0 रहेगा, क्योंकि इस मेटल का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और अंदर फील्ड 0 रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड हमेशा 0 रहा।
तो होता क्या है कि इसीलिए बोला है जब लाइटनिंग हो, तो अगर आप कार से कहीं जा रहे हैं और लाइटनिंग हो रही है तो आपको कार के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि बिजली जब गिरेगी तो कार अगर मेटल की बॉडी है वो क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस करके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखेगा, अगर पूरी तरीके से क्लोज्ड है तो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी जो कोई अप्लायंसेज हैं या फिर कोई ऐसी बॉडी जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती है, तो उसको सुरक्षित रखने का तरीका क्या है, उसको आप क्या करो, मेटेलिक शेल के अंदर प्लेस कर दो, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट भी नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिख लो, वो जो एग्जाम्पल बनाया था और साथ में जो इससे पहले वाला केस था, उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टॉपिक डालने के बाद एक क्वेश्चन करवाया, लिखिए द प्रॉपर्टी दैट external electric field does not affect the inner distribution of inner charge, inner distribution of inner charge is known as electrostatic shielding। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बाहर कुछ भी चार्ज करिए, चार्ज का चेंज करिए, अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगा। मतलब मान लो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो अंदर पूरा चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो बाहर कितना भी तगड़ा फील्ड लगा लो, कितना भी चार्ज लगा लो, अंदर चार्ज हमेशा जीरो रहेगा। अगर कोई सेंटर में चार्ज रख भी देते हो, सेंटर में या कहीं पे भी, तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इंड्यूस होगा, ये चार्ज मूव कराओगे या फील्ड लगाओगे, बाहर का चार्ज मूव करके उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, लेकिन अंदर वाले पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे लिखिए इसके, ड्यू टू दिस वी प्लेस इंस्ट्रूमेंट्स सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग कैविटीज, इनसाइड कंडक्टिंग कैविटीज, so that they will be unaffected, they will be unaffected by external field, by external field। ठीक है, चलो तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तक आप इसको पढ़िएगा कायदे से किताबों में। किताबों में बेसिकली यही लिखा होगा कि कोई कैविटी है तो उसमें बाहर की फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, उसमें ये बोला कि अगर कोई बाहर कैविटी है, किताबों में आपको ये लिखा रहेगा कि कैविटी है वो पूरा खाली है, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, और बाहर कुछ भी फील्ड चार्ज लगाते हो तो अंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर चार्ज भी है तो अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बाहर चार्ज कुछ मूव कराते हो तो, और अंदर चार्ज मूव कराओगे तो बाहर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंदर की दुनिया को इलेक्ट्रोस्टैटिकली मतलब नहीं बाहर की दुनिया से, और बाहर की दुनिया को मतलब नहीं अंदर की दुनिया से। बाहर की दुनिया अफेक्ट नहीं कर पाएगी अंदर वाली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अफेक्ट कर पाएगा बाहर वाले को। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, और ज़रूर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, चाहो तो आप बुकलेट से इसको पढ़ सकते हो पहले से, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।